का मुकदमा देखता है भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी टीम की तरफ से मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जनता का मुकदमा का 100वां एपिसोड है। पिछले 100 दिन में आपने हर दिन हर शो को ट्रेंड बनाया है। ट्विटर पे और कू पे ट्रेंड बना के आपने ये बता दिया कि हमारी सच्चाई की मुहिम को आपका समर्थन है। दोस्तों, मैं ना पक्ष का हूं ना विपक्ष का हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जनता का हूं, सनातन का हूं और देश का हूं। और इसीलिए मैं और मेरी पूरी टीम मुकदमा लड़ते हैं, कोई फेक न्यूट्रलिटी की बात नहीं करते। हमारा एजेंडा है जनहित, और जनहित ही देश हित है। और आपके समर्थन से हम बुलंद आवाज में इस तरीके से ही बोलते रहेंगे, क्योंकि युवा भारत को युवा और बुलंद आवाज चाहिए। युवा भारत को धीमी झूठी आवाज नहीं चाहिए। दोस्तों, ये देश में हिंदू भावनाएं, सनातनी भावनाएं का सुरक्षित रहना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हिंदू आस्था भारत की नींव का प्रतीक है। देश में सर्वसम्मति से भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य में सरकार है। आज हिंदू बेखौफ जय श्री राम बोल सकता है। आज का सेक्युलरिज्म सभी धर्मों को बराबर मानता है, एक धर्म को विशेष अपीजमेंट या देने की बातचीत नहीं करता। पर साथ में हिंदू भावनाओं को चुनाव के करीब सिर्फ ट्वीट करके और उसके बाद भूल जाने से काम नहीं चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब मथुरा की बारी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसको अपने 2022 के मैनिफेस्टो में रखेगी? मैं इसीलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि दिसंबर 6 को मथुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आता है, उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल को मार्च निकालने से मना कर दिया है, परमिशन नहीं दी है। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला दिया और कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कोविड प्रोटोकॉल के। तो फिर मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि की बात सिर्फ एक ट्वीट तक सीमित रह जाएगी, या इसकी कोई स्ट्रैटेजी है? ये देश के करोड़ों कृष्ण भक्त और राम भक्त जानना चाहते हैं, क्योंकि आज ये सवाल मैं ही नहीं पूछ रहा हूं, देश की जनता पूछ रही है। और अपने आप को कृष्ण भक्त कहने वाले अखिलेश यादव जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपका इस पर स्टैंस क्या है? क्या आप इसके फेवर में है, क्या इसके अगेंस्ट में है? क्या आप चाहते हैं कि भव्य कृष्ण मंदिर बने कि नहीं बने कृष्ण जन्मस्थान पे? ये मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने कई बार कहा है कि आप एक कृष्ण भक्त हैं। दोस्तों, मैं सभी राजनीतिक दलों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुओं की बात, कृष्ण भक्तों की बात, राम भक्तों की बात पर अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप स्पष्ट कहिए, सिर्फ ट्वीट तक सीमित मत रखिए। जैसे राम जन्मभूमि पर स्पष्ट रूप से कहा था, राम मंदिर पर स्पष्ट रूप से कहा था, तो आप कृष्ण जन्मभूमि पर भी स्पष्टीकरण दीजिए और एक रोड मैप की बात करिए। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। फिर क्या कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य कृष्ण मंदिर एक सिर्फ और सिर्फ चुनावी नैरेटिव रहेगा, या आज सनातन भारत पूछ रहा है कि भव्य कृष्ण मंदिर बनने की रणनीति क्या है? हिंदू भावनाओं की बात करना, भावनाओं की बात करना, पोलराइजेशन नहीं, इस पे क्लैरिटी की जरूरत है और यही धर्म है। और आज इसीलिए मेरा मुकदमा है, जो करोड़ों कृष्ण भक्तों का मुकदमा है, जिसमें मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि क्या मथुरा की तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी नैरेटिव है या इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है? और मेरी दलील, जो करोड़ों सनातनी देशवासियों की और कृष्ण भक्तों की दलील है, हिंदू आस्था की बात करना नहीं है कम्युनल, तो इसको कम्युनल ना बोला जाए।
आज मेरी रिपोर्टर तोशी मंडोला ने अखिलेश यादव से, जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, उनसे ये सवाल पूछा। तो देखिए उन्होंने किस तरीके से ये एक्सक्लूसिव बातचीत सिर्फ और सिर्फ जनता का मुकदमा पे करी। कि अभी डिप्टी सीएम साहब ने जो ट्वीट करा है कि अयोध्या जो है वो हमारा है, काशी हमारा है और मथुरा को लेकर अभी इस बार जो है हमारी बारी है। जितने भगवान है वो सबके हैं। भगवान मेरे हैं, भगवान तुम्हारे, ये कोई नहीं कर सकता। जो ये बात करता है उससे छोटा इंसान कोई नहीं हो सकता। भगवान सबके हैं। आज अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं। दोस्तों, आपने सुना अखिलेश यादव जी ने तोशी मंडोला को क्या कहा। मेरे साथ इस मुकदमे में, मेरे साथ इस 100वें मुकदमे में मथुरा नेक्स्ट करके आप ट्वीट ऑकू करिए। चारू प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन, फैजान खान बीएसपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, मदन चौहान सीनियर लीडर ऑफ द समाजवादी पार्टी और स्वामी चक्रपाणी महाराज नेशनल प्रेसिडेंट एबीएचएमएस एंड संत महासभा। पहले मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास आऊंगा, क्योंकि स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप तो कह रहे थे कि आप लोग एक भव्य मार्च निकालने की बात करेंगे, पर परमिशन तो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई कर दी, तो तब भी क्या आप दिसंबर 6 को जाएंगे? सनातनी है जिसके अंदर इस मुगलों ने जिस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो का स्थान हो या काशी जी हो, तो निश्चित रूप से अयोध्या जी को 1528 में किस प्रकार से तोड़ा, जो सैकड़ों वर्षों की एक लंबी लड़ाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और जिसके परिणाम अब भव्य निर्माण अब शुरू हो गया है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं कृष्ण जन्मभूमि के जिस प्रकार से मुगलों का आज प्रतीक दिखाई रहा है, हर राष्ट्र चक्रपाणी महाराज, स्वामी जी खत्म करे, उसको हटाए। स्वामी जी दिसंबर 6 को जाएंगे कि नहीं जाएंगे? का प्रतीक है। स्वामी जी दिसंबर 6 को जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, अगर जो बिल्कुल प्रशासन से मांगी गई है, हमारे टीम के लोगों ने मांगा है और जिस तरह से अगर जो प्रशासन को दी है तो निश्चित रूप से वहां पे कूच करेंगे। नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, तो क्या तब भी जाएंगे? नहीं, पुनः दोबारा आज ही लगाया गया है पत्र। अच्छा। और वो तो किया है, लेकिन दोबारा लगाया गया है और कोई न कोई ऐसी युक्ति होगी, क्योंकि कोई कोविड का जो उन्होंने बहाना दिया है, अब कोविड ऐसी नहीं आने वाली है। और जब राजनीतिक सम्मेलन हो सकता है तो आखिर उस पर यात्रा क्यों नहीं हो सकती है? और लोगों की जन भावना का सवाल है, ये देश की अस्मिता का सवाल है, ये हिंदू सनातन धर्म के अस्तित्व का सवाल है। तो इसलिए ये समय सही है और इस पे यात्रा होनी चाहिए और यात्रा होनी चाहिए। यात्रा की बात कर रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज। मैं चारू प्रज्ञा जी को लाना चाहता हूं, बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन चारू प्रज्ञा जी, और साथ में मैं उसके बाद में फैजान खान जी को लाऊंगा। चारू प्रज्ञा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं चारू प्रज्ञा जी कि मुझे बताइए कि क्या ये सिर्फ ट्वीट तक सीमित रह जाएगा चारू प्रज्ञा जी, क्योंकि आपकी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन उसी जिस बात केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उस संबंध के अंदर अगर संत समाज एक मार्च निकालना चाहता है तो उस मार्च की परमिशन नहीं दी जाती। तो मुझे लग रहा है ये दोनों दो हाथ जो अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, तो क्या है इसमें? सिर्फ चुनावी नैरेटिव? नहीं प्रदीप जी देखिए कि हमारी पार्टी का चुनावी नैरेटिव या मैनिफेस्टो में लिखी हुई वही बातें होती हैं जिस पर पार्टी अमल करेगी। हो सकता है कि कुछ निर्णय होते होते और जमीन पे असर आते आते समय लग जाए, जैसे राम जन्मभूमि के केस में हमने देखा समय लगा, लेकिन हमने जो भी अपने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए वो हर बार पूरे करके दिखाए। तो अब अगर हमारी पार्टी के कोई भी लीडर्स किसी भी बारे में बात करते हैं वो सच्चाई के साथ ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं आप उनकी कहानी देखिए। एक तरफ तो राहुल जी प्रियंका जी मंदिर मंदिर द्वार द्वार भटकते हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के दूसरे वरिष्ठ बड़े नेता एकदम एंटी हिंदू लाइन लेकर, एंटी सिख लाइन लेकर बड़ी बड़ी पुस्तकें छापते हैं जिसमें वो न जाने कैसी कैसी बातें लिखते हैं, जिसमें हिंदुओं को तो वो आईसिस से कंपेयर कर देते हैं। तो ये अपोजिंग आइडियोलॉजीज विपक्षियां पार्टी लेकर चल रही हैं, ये अब उत्तर प्रदेश में काम नहीं करेगी। मैं कह रहा हूं चारू जी, वो तो पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकली जमीन के हिसाब से आपकी मेन कॉम्पिटिटर नहीं
है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने कहा कि जो आपके लीडर्स कहते हैं वो करते हैं, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आगे चल के आपके पार्टी का एक नैरेटिव और एक मैनिफेस्टो के अंदर आ सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से आप कह रही हैं। अब आएगा नहीं आएगा उस पर आप स्पष्टीकरण देंगी, पर मैं फैजान खान के पास आना चाहता हूं। फैजान जी, आप मुझे बताइए आपका इस पे क्या रुख है? क्या आप चाहते हैं कि कृष्ण जन्मस्थान के एसपी, मैं फैजान जी पहले मैं फैजान जी के पास आ रहा हूं, फिर मदन चौहान जी के पास आऊंगा। फैजान जी, क्या बीएसपी चाहती है कि कृष्ण जन्मस्थान के ऊपर एक भव्य कृष्ण मंदिर बने? आपका क्या स्टैंड है? देखिए प्रदीप भाई, भाजपा के प्रवक्ता ने जिस तरह से कहा कि हमारे पार्टी जो कहती है वो करती है, शायद उन्हें ये पता ही नहीं कि जिन साहब ने ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है, उनका खुद का रेपुटेशन क्या है, खुद उन पे कितने आपराधिक मुकदमे हैं जो उन्होंने खुद खत्म किए हैं। तो लिहाजा विकास की बातें कहते कहते आज आप फिर आ गए दूसरे मुद्दे पे। देखिए, किसी भी धर्म के आस्था का बहुजन समाज पार्टी सम्मान करती है अगर वो संविधान देश से ऊपर नहीं। हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, सारे जाति धर्म सर्व समाज की आस्था का हम सम्मान करते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर से कहा कि जो भी धार्मिक विकास आप कर रहे हैं वो हमारी सत्ता आने के बाद रोकी नहीं जाएगी। नहीं, ये झलकता है। मतलब आप इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट में देखिए फैजान जी, मतलब मैं चाह रहा हूं कि फैजान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, पर क्या प्रिंसिपली अग्रीमेंट में है कि नहीं है? चारू प्रज्ञा के जो पार्टी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने जो कहा, उससे आप प्रिंसिपली अग्रीमेंट में है कि नहीं है? मैं बताइए, पहले मुझे ये स्पष्ट करिए, प्रिंसिपल अग्रीमेंट है कि नहीं? देखिए, प्रिंसिपली एग्रीमेंट इसलिए नहीं है, हम प्रिंसिपली एग्रीमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के भी चीजों को अपना बता देते हैं। दिक्कत ये है इनके साथ, ये विकास, किसान, जनता की बातें छोड़कर ये जातिवाद को चुनाव में लेकर आ जाते हैं। मैं कहता हूं, पर प्रदीप भाई आप ही से मैं पूछता हूं, भाजपा के प्रवक्ता बताएं, क्या 4.5 साल गवर्नमेंट इन्हीं की थी? अगर इन्हें ये सब बातें करनी थी ये कर लेते। और राम मंदिर ना आपने कहा कि इनकी पार्टी में चाहता हूं, रुक जाइए फैजान जी, देखिए मुकदमा फायर अप होने वाला है। फैजान जी एक सेकंड, मैं चारू प्रज्ञा के पास आने वाला हूं, पर चारू प्रज्ञा के पहले मैं मदन जी के पास आना। मदन जी, आप मुझे स्पष्ट करिए, मेरे को स्पष्ट स्टैंड चाहिए। समाजवादी पार्टी से आप है मदन जी, क्या समाजवादी पार्टी अगर सरकार के अंदर आएगी तो कृष्ण जन्मस्थान के ऊपर क्या भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए वो आगे बढ़ेगी? मदन जी अनम्यूट करिए। मदन जी के पास मैं आऊंगा थोड़े समय में, मैं चाहता हूं कि ऑलरेडी म्यूट है। बोलिए मदन जी के पास मैं आने वाला हूं। चारू प्रज्ञा, मदन जी देखिए, आप अगर चुनाव में जीतना चाहते हैं तो गाड़ी को रोकना पड़ेगा जनता के सवालों के लिए, तो रुक जाइए एक सेकेंड, आप गाड़ी को रोकिए, कनेक्शन वीक हो रहा है प्लीज। तो तब तक मैं फैजान जी और चारू जी क्या कहते। देखिए चारू जी, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या का वर्डिक्ट दिया था तो उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या वर्डिक्ट एक एक्सेप्शन है और उसके बाद जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होगा वो लगेगा। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, सिर्फ चुनाव के 3 से 3.5 महीने पहले आप खुद उत्तर प्रदेश में आप काफी पॉपुलर हैं, आप खुद जमीन पे काम करती हैं, तो इससे मुझे लग रहा है चुनावी नैरेटिव चारू जी, क्योंकि इसका कुछ रोड मैप तो है नहीं, क्या या तो बोल दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि 2022 के मैनिफेस्टो में आने वाला है। देखिए प्रदीप जी, जब तक मैनिफेस्टो हाथ में नहीं है उसके बारे में स्पेक्यूलेशन करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी मुझसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनको एक बात याद दिला देती हूं। हमारे मैनिफेस्टो में पहले से जिस तरीके से राम मंदिर की बातें होती आ रही थी वो हमने सच करके दिखाई। हमारे मैनिफेस्टो में हम बार बार 370 की बात करते थे, हमने उस पर भी काम किया, उसको अमल किया और कितने भी टफ डिसीजन आप इंडिया न्यूज के चैनल पे बैठी हैं, प्रदीप साहब का चल रहा शो, आप ये कह रही है इसका मतलब कि आपके मैनिफेस्टो में लिखा था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ किया। आप मानिए सुप्रीम कोर्ट तो इस बात को कह रही है कि आपके संकल्प पत्र में लिखा था इसलिए उन्होंने अलाउ किया। प्लीज चारू जी इस तरह की बातें ना करें। हाँ, ये बात अगर हमें एक दूसरे के बीच में बोलना है तो जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार मैं बीच में बोलती रहूंगी, तो ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। लेकिन पहले दिन से, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है उस दिन से लेकर आज तक मंदिर के लिए काम करना हमारी आस्था रही है और उसके लिए हमने हर प्रयास करा है, ये आप भी जानते हैं। हाँ, बाकी पार्टियों ने इस बार भी कोशिश करी कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग ही ना हो, ये भी कोशिश करी गई कि अर्ली हियरिंग के बजाय उसको डाल दिया जाए 19 के चुनाव
के बाद में, ठीक है ना। तो जो निर्णय सही था सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय लिया, लेकिन आपका स्टैंड सुन के मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है, क्योंकि आज जब आपको भगवान जी की जरूरत पड़ती है तो आपको भी राम जी याद आते हैं। नहीं, ये कोई, मुझे नहीं लगता ये कोई डिबेट करने का तरीका है आपके बीच में। मैं बोल नहीं रही। फैजान जी और चारू जी रुक जाइए। फैजान जी और चारू जी देखिए, फैजान जी और चारू जी देखिए, चुनाव करीब है, टेम्परेचर हाई होंगे, तो इसीलिए आप लोग अपनी बिल्कुल पैशनेटली दलील रख रहे हैं, रखिए। मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूं प्लीज। जैसे फैजान जी बिल्कुल सीरियसली, फैजान जी आपने मेरे सवाल पे बड़ा एक शुगर कोट करके सवाल जवाब दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बीएसपी अगर सरकार के अंदर आएगी तो क्या बीएसपी कृष्ण जन्मभूमि पर एक भव्य कृष्ण मंदिर को बनवाने का काम करेगी, हाँ या ना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने अस्तित्व किया। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है और ये आस्था और सम्मान की बात है, तो हर वो चीज वो बहुजन समाज पार्टी करेगी। पहली बात, बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार आती है वो सिर्फ अपना बोलबाला करती है। ये हमने पिछली बार भी देख लिया है। आप जनता के लिए काम नहीं करने वाले हैं, उसके बाद दूसरे समाजों को इज्जत देने का काम भी आप नहीं करने वाले हैं, ये भी हमने देख रखा है। देश के ठीक है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप गाली देकर सामाजिक तत्वों को बांट कर ये तिलक तराजू की बातें कर आप सत्ता पाना चाहते हैं, फिर उन्हीं लोगों से जाकर हाथ मिला लेते हैं और उसको आप अपनी राजनीति बताते हैं। तो आज की तारीख में पहले तो ये बता दीजिए, मायावती की जमीन पर तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है बहन जी? आप चुनाव लड़ भी रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को किसान भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि आप लोग जीप से कुचल देते हैं। आपको दिखता कौन है? आपसे मैंने बिल्कुल एक स्पष्ट सवाल पूछा है, चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल है चारू जी, मैं आपको कहूं, आप और फैजान जी को आमने सामने ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जनता मुझे कह रही है कि जिस हिसाब से चारू प्रज्ञा दलील रख रही है, जिस हिसाब से फैजान खान दलील रख रहे हैं, बहुत कम इतना पैशनेटली और फैक्चुअली दलील रखी जाती है। तो चारू प्रज्ञा जी और फैजान जी, आप एक सेकंड रुक जाइए, पर मैं आता हूं स्वामी चक्रपाणी महाराज आप पे। स्वामी चक्रपाणी महाराज मुझे बताइए, मैं आप भी आज महाराज ना, आप भी थोड़ा आज मुझे ना घुमा फिरा के रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आपने वापस से दलील दी, स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरी बात सुनिए। आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया। क्या आप चाहते हैं महाराज कि अगर नेक्स्ट टाइम भी एडमिनिस्ट्रेशन मना कर देगा तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे चाहिए संत समाज की रणनीति क्या है कि कैसे बनेगी? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रदीप जी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया और निश्चित रूप से जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से भव्य मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए हम लोग शुरू से प्रयासरत हैं और हम लोगों ने काफी, राम मंदिर में भी हम खुद सक्सेसकार थे। सवाल इस बात का है कि प्रशासन से मांगेंगे, नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मांगेंगे, उससे नहीं होगा देश के गृह मंत्री जी से मांगेंगे और तत्काल 1-2 दिन में इसकी। पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा कौन सी पार्टी पे? केंद्र सरकार, आपको सबसे ज्यादा भरोसा कौन सी पार्टी पे? आपको सबसे ज्यादा भरोसा कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री पे कि वो बना सकते? नहीं, देखिए बनाए, देखिए अब निश्चित रूप से कोई भी बनाए, जो बनाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, जो बनाने का आश्वासन देगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, इसको अध्यादेश ला करके 1991 जो मंदिर एक्ट है उसको खत्म करे और तत्काल रूप से जो मुगलों ने, जो औरंगजेब ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, हमारे कृष्ण मंदिर को तोड़ा और सैकड़ों, ये बात बड़ी है कि जो बनाए, मतलब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, चारू प्रज्ञा जी मथुरा बागपत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पर चारू प्रज्ञा जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फैजान जी, मैं चाहता हूं कि आप चारू प्रज्ञा जी को 30 सेकंड का समय दें, क्योंकि जो सवाल है वो सवाल का जवाब देने में उनको 30 सेकंड लग जाएंगे। चारू प्रज्ञा जी फैक्ट्स की बात करेंगे। देखिए चारू जी, मेरे साथ सच बोलिए। सच क्या ये है कि आपने ये नैरेटिव थोड़े समय पहले चुनाव के इसलिए चलाया क्योंकि जब यहाँ पे पंचायत पोल्स हुए थे मथुरा के अंदर, तो उसके अंदर जो रिजल्ट्स आए थे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 50% भी सीटें नहीं जीती और मथुरा कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त क्या आपकी चुनावी जमीन खिसक रही है और खिसकती हुई चुनावी जमीन में आपके पास ये आखिरी कार्ड बचा है? चारू जी 30 सेकंड, फिर मैं फैजान जी के पास आऊंगा। चारू जी।
जी प्रदीप जी, अच्छा है आपने बोला कि आप मुझे 30 सेकंड इसके बारे में बोलने देंगे। पहली बात तो ये है कि जब से हम राम जन्मभूमि की बात करते हैं, कृष्ण जन्मभूमि की भी हम तभी से बात करते हैं। अखिलेश जी को आज कृष्ण भगवान याद आए, लेकिन राम मंदिर तक जाने की उनको फुर्सत नहीं मिल पाई। ये वो ही लोग हैं, उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी। ये बातें आपको भी याद होंगी, गोलियां चलाई थी और आज तक उसको ये सही मानते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज एक मंदिर के द्वार पर जाकर ये अपने पुराने पापों को इतनी आसानी से धो पाएंगे। दूसरी बात, जो लोकल दर्जे पर चुनाव होते हैं और उसके बाद जो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं, ये सब अलग तरीके से लड़े जाते हैं। आज की तारीख में भी आप मथुरा में जाकर देख लीजिए, हर घर के ऊपर झंडा भारतीय जनता पार्टी का लगा है। अच्छा ठीक है, आपने 30 सेकंड। चारू जी एक की नगरी है और सच्ची भक्ति समझती है। सच्ची भक्ति समझती तो मैं इंतजार कर रहा हूं, मैनिफेस्टो में आप डालेंगे। पर फैजान जी देखिए, मैं आज चाह रहा हूं, मुझे एक चीज की आ गए मनोज जी समाजवादी पार्टी के आ गए, फिर फैजान जी कह दो। मनोज जी स्टैंस क्लियर कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछ रही है, स्टैंस क्लियर कर दीजिए कि अगर सपा की सरकार आई तो क्या कृष्ण मंदिर, भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा? मनोज यादव जी। हेलो, हाँ बोलिए मनोज जी। मैं मदन चौहान हूँ भाई। मदन जी बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ देखिए, जहां तक ये स्टैंड क्लियर करने की बात है, आप ये समझिए, इन लोगों ने तो चाहे रामचंद्र जी की बात हो, चाहे श्री कृष्ण जी की बात हो, उनको ये समझ लिया ये मेरे हमारे बंधुआ और हमारे भगवान है। अरे भगवान तो आत्मा से जुड़ेगा ना, तुम्हारी आत्माएं और दिल तो साफ है नहीं, तुम नियत तो दूसरी रखते हो और तुम बार बार इस तरह की स्टैंड छोड़ते हो लोगों के बीच में। तो आप भी कोई और भी एजेंडे लीजिए ना। ये भगवान तो सबका है, क्या हमारा भगवान नहीं है? इन्हीं का भगवान है। मदन जी, श्री राम के वंशज कहे जाते हैं। मदन जी आप एक से, मदन जी क्योंकि मैं आपको और टाइम दूंगा। मदन जी, चारू जी एक से रुकिए। मदन जी मैं वापस से, देखिए मदन जी, मैं ना बिल्कुल स्पष्ट सवाल पूछता हूं और तब तक पूछता रहता हूं जब तक जवाब ना मिले। मदन जी मेरा निवेदन, मदन जी सुनिए, अगर इनकी नियत को छोड़िए, आप भी इनकी नियत छोड़िए। मैं कह रहा हूं एक सिनेरियो में जब भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं आती, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है मदन जी, तो फिर क्या कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा कि नहीं? ये फैसला सुनिए, ये फैसला अकेले मुझ पे या पार्टी पर डिपेंड नहीं करता, ये आम आवाम पर डिपेंड करता है और उनकी सिचुएशन के मुताबिक उनके, क्योंकि ये जो धारा इन्होंने दे रखी है वो चीजें ये पैदा करना चाहते हैं कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करके। डाइवर्ट, चारू प्रज्ञा डाइवर्ट कर रही है आप माइंड? नहीं होता चारू प्रज्ञा आप डाइवर्ट कर रही है माइंड को। मदन जी यहाँ का आरोप है कि आप माइंड को डाइवर्ट कर रही है। नहीं प्रदीप जी, मैं इनकी सारी बातें सुन रही हूँ। देखिए, इनकी परेशानी ये है कि हमारी वो सरकार है जो धर्म और डेवलपमेंट साथ साथ लेकर चलती है। अब आप सुनिए मेरी बात, पहले बीच में मत बोलिए। मदन जी 20 सेकंड चारू जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। देश के फैक्ट्स, एक मिनट मदन जी 20 सेकंड बोलिए। पहले मेरी बात सुनिए। इनको इस बात से आपत्ति है कि योगी सरकार, भाजपा सरकार, वो सरकार जो धर्म और डेवलपमेंट साथ साथ लेकर चल रही है। धर्म का साथ देने का ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सड़कें और एक्सप्रेसवेज नहीं बन रही, एक्सप्रेस प्रदेश बन चुका है आज उत्तर प्रदेश। धर्म का साथ देने का मतलब ये नहीं है कि आज गांव-गांव, घर-घर हमने बिजली पहुंचा दी है, कितने करोड़ लोगों को हमने फ्री सिलेंडर, मदन जी जवाब, घर बनवा, चारू जी जवाब, मदन जी जवाब दे, मदन जी जवाब। काम देश में करके दिया है, चाहे वो कोविड के समय हो। सिलेंडर का कितने रेट में दे रहे हैं सिलेंडर? ये सिलेंडर की बात की, पहले सिलेंडर को ले लेते हैं। ये कितने का सिलेंडर देख रहे हैं? अब ठीक है, आप अगर आप इन बातों पर आ रहे हैं तो भाई आप तो उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जो ये मानते हैं कि लोगों को पिछड़ा नहीं छोड़ देना चाहिए। अरे आप तो हाईवे नहीं बनाए, आप तो चाहते नहीं है कि गाँव तक सड़क जाए, आप तो ये गुंडा राज का साथ देने वाले लोगों में से हो। पुलिस वाले बच्चे के हाथ में जब चाकू कट्टा पहुंचा हाथ में दोगे, पुलिस वाले आप अपनी पार्टी में ऐसे ही लोगों को लोगे जो गुंडागर्दी करते हैं, तो कहां से प्रगति आएगी उत्तर प्रदेश? फैजान जी, फैजान खान जी, फैजान खान जी
और मदन चौहान जी। चारू जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, चारू जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए फैजान खान जी, फैजान जी मेरी बात भी सुनिए। अरे मदन जी आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। मदन जी एक सेकंड, आपको और बीएसपी को साथ में ला रहा हूँ, फिर चारू प्रज्ञा जी कहूंगा। देखिए जब भी मेरी बात सुनिए। देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तो पूछ ही रहा हूं, बीजेपी से सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, मैनिफेस्टो में डालिए, रणनीति बताइए, ये चीज कह रहा हूं मैं, अभी भी इंतजार कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए फैजान खान जी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में अलायंस था एक समय में, आप दोनों स्पष्टीकरण दीजिए कि क्या आप लोग जो है कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एक न्यूट्रल स्टैंड रखेंगे, जैसे कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, क्या ऐसे बीएसपी का कोई लीडर ट्वीट करेगा? क्योंकि सपा ये कहती है उसका चुनाव बीएसपी से है ही नहीं, उसका समाप्त सिर्फ बीजेपी से है। फैजान, क्योंकि दोनों को प्रदीप जी सूट करता है ना, सांप्रदायिक चीजें, जातिवाद, चुनाव को जातिवाद की तरफ ले जाने के लिए भाजपा भी तुली हुई है, समाजवादी पार्टी भी तुली हुई है। ये लोग तो चुनाव को जातियों में और सांप्रदायिकता और तुष्टिकरण में ले जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे रहती है और उसी पे काम करती है। मैं साफ तौर से इस बात को कह दूं, पहले तो जिनका ट्वीट आप जिक्र कर रहे हैं प्रदीप जी, उनका अस्तित्व खुद पार्टी में देख लीजिए, वो कभी नकारे जाते हैं, कभी किनारे जाते हैं। वो चुनाव से पहले चारू जी आपके केशव प्रसाद मौर्य जी पे आरोप समझ रही है। चारू प्रज्ञा को लाना पड़ेगा, मदन चौहान आ रहा हूं। चारू प्रज्ञा जी, भाई उनके चारू प्रज्ञा जी कह रहे हैं कि रेलेवेंस बनाने के लिए पार्टियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हें अपनी खुद की पार्टी के नारे याद नहीं है। इन्हें अगर नारे याद नहीं है तो मैं इनको याद दिला देती हूँ। इन्हीं की पार्टी थी जो कहती थी तिलक तलवार जो और तलवार। तो ये क्या बांटना नहीं हुआ समाज को, या इस चीज का आप साथ देते हैं? आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्या किया? वो तो नारा बहुजन समाज पार्टी का नहीं था। आप लोग झूठी बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं। अच्छा नहीं था? अरे वाह 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 वाह, चलिए इस बात को नोट कर लीजिए और इस बात को आप नोट कर लीजिए, कम से कम आपको याद रहेगा। आप लाइव टीवी पर, नेशनल टीवी पर भी इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। नारा तो था फैजान जी, नारा तो था फैक्चुअली मैं देखिए साफ झूठ बोलते हैं। इनको हम 200 वीडियोस दिखा सकते हैं अभी की अभी, जहाँ पर इनके पार्टी वाले नारे स्लोगन लगा के हर जगह अपना प्रचार करते घूम रहे थे। पूरे नहीं, आप दोनों अलायंस तो ना, मेरी बात सुनिए, आप दोनों लेकिन आपके लीडर की तरफ से ये बात है नहीं, आप कि आपके केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कमल के निशान। मेरी बात सुनिए दोस्तों, इस वक्त देश का ये नंबर 1 मुकदमा बन चुका है। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है वापस से फिर इस मुकदमे। मदन जी आप 10-30 सेकंड इंतजार करिए, पर चक्रपाणी महाराज और चारू जी को लाना चाहता हूं। इस वक्त आप सब अपना ट्विटर खोलिए और देखिए मथुरा नेक्स्ट डिबेट नंबर 1 ट्रेंड है ट्विटर पे और नंबर 1 ट्रेंड है कू पे। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद इसको वापस से नंबर 1 मुकदमा बनाने के लिए। चक्रपाणी महाराज को लाइए और चारू जी को देखिए, बहुत साइलेंटली और बहुत पेशेंटली। चक्रपाणी महाराज, चारू प्रज्ञा जी चाहती है कि कृष्ण जन्म स्थान पे भव्य कृष्ण मंदिर बने, पर आप इनसे फिर पूछिए कि मथुरा एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन क्यों डिनाई कर रहा है। आप इनसे क्या पूछना चाहते हैं? चारू प्रज्ञा से बड़ी वॉइस इस मुद्दे पे नहीं बोल सकती। आप क्या पूछना चाहते हैं चारू प्रज्ञा जी से? नहीं देखिए, मैं तो यहाँ पे प्रदीप जी सभी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पॉलिटिकल पार्टी से जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी, इनसे मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी तो सत्ता में है कि आज उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव पास करे मथुरा के लिए और पुनः संसद से प्रस्ताव पास हो जाए और पास होकर के जो वहाँ पे जो विदेशियों द्वारा पर मथुरा नहीं तो आपको रोका महाराज। भव्य मंदिर का निर्माण हो, भव्य मंदिर निर्माण के लिए संसद से भी प्रस्ताव पास हो। जो मुगलों ने हमारे देखिए चारू प्रज्ञा जी मुझे बताइए क्या प्रस्ताव पास होगा? मेरे को दो सवालों का जवाब दे चारू प्रज्ञा। एक, मथुरा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों रोका संतों को, और दूसरा क्या प्रस्ताव पास होगा? बोलिए 30 सेकंड, फिर मैं मदन जी के पास आऊंगा। बोलिए चारू जी। देखिए प्रदीप जी, हर निर्णय का एक सही समय होता है और आपको भरोसा रखना चाहिए अपनी सरकार के ऊपर भी और अपनी पार्टी के ऊपर भी। इस तरीके से जिद पकड़ना मुझे नहीं लगता कोई सही तरीका है। आप एक बात बताइए, कृष्ण जन्मभूमि की बात करनी किसने शुरू करी थी? आप ही की पार्टी ने करी थी ना। और इसी तरीके से राम जन्मभूमि का साथ दिन रात साल दर साल किस पार्टी ने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। तो इतनी जल्दी इस तरीके से मन बना लेना और इस तरीके
तरीके के स्टेटमेंट देना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आप थोड़ा इंतजार करिए। इंतजार करिए महाराज। देखिए कि आपके मुख्यमंत्री कौन है। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मदन जी, चारू प्रज्ञा जी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। चारू प्रज्ञा जी बहुत हैं। मदन जी वो खुद भगवादारी हैं। जिस रंग के कपड़े पहनकर आप यहाँ बैठे हैं, उस रंग के कपड़े पहनने वाले आपके मुख्यमंत्री हैं। आप कम से कम भगवा पे तो भरोसा रखिए। भगवा पे भरोसा की बात चारू जी ने की, मदन जी और फैजान जी को लाना चाहता हूँ। भगवा पे भरोसा चारू प्रज्ञा जी ने बोल दिया। देखिए मदन जी मेरी बात सुनिए। आज मदन जी मैं आपको बताऊं, आज ये तो भरोसा 5 साल। अरे रुकिए ना फैजान जी, समाजवादी पार्टी को भी बोलने दीजिए। मदन जी तब से इंतजार करने, फिर आप आइए। फैजान जी मुझे पता है बहुत अच्छे स्पीकर है, मुझे पता है बहुत अच्छे स्पीकर है। एक सेकंड मदन जी के पास आऊंगा, फिर आपके पास आ रहा हूँ। 30 सेकंड। मदन जी देखिए, हिंदुओं की भावना के बारे में बात करने को पोलराइजेशन नहीं कहते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% रिजर्वेशन जो है वो मुस्लिम्स के लिए ला सकती है, तो उस संबंध के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो दिक्कत क्या है मदन जी? आपके अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि वो कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त है, तो कृष्ण भक्त अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? मदन जी फिर आऊंगा फैजान जी के पास। 30 सेकंड मदन जी। देखिए, संविधान को और सहमति को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य किया जाए वो अच्छा होता है। अब ये जो इस तरह के बयानात, चिढ़ाने वाले बयान दे करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, विकास से, गरीबी से, कमजोरी से, ये जो सिलेंडर की अभी बात कर रहे थे, सिलेंडर किस रेट में हो गया, बिजली किस रेट में हो गई, और गरीब को ना स्वास्थ्य है ना शिक्षा है, उस पे बात ना करके डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे हिंदुओं की बात करना डाइवर्जन नहीं है। माननीय मदन जी, जो आपने मुद्दे उठाए जायज मुद्दे हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल जायज मुद्दे हैं, पर साथ में हिंदुओं की भावना की बात करना डाइवर्जन नहीं है, वो भी एक जायज मुद्दा हो सकता है। सुनिए, हम भी हिंदू है, लेकिन वो बनना तो चाहिए। फैजान जी वक्त लेके आना, जब सरकार समाजवादी पार्टी को जवाब दे रही है, बनना चाहिए। लोग भाजपा की प्रवक्ता बता रही है कि भगवा पे भरोसा रखिए, मुद्दा इसलिए बना दे, भगवा पे भरोसा तो किया, इसलिए मुद्दा क्या पाया? इसलिए भावना क्या पाया? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मर्डर, पुलिस, चारू प्रज्ञा क्या पाया? कानून व्यवस्था लच्चर, महिलाओं पे उत्पीड़न, दलितों के साथ। मैं देखिए इनकी ना बातें सुन के प्रदीप जी देखो, एक मिनट के डिबेट में फैजान जी और चारू जी के बीच में है उत्तर प्रदेश में, ये सब अपना अपना मतलब देखते रहते हैं। फैजान जी और चारू चाहे जी, समाजवादी पार्टी हो, ये अपने जैसे लोगों के साथ गठबंधन कर देते हैं। इनको अपने परिवार का भला देखने के अलावा जनता का भला देखना आता ही नहीं है। इन्होंने ना पहले देखा ना ही आगे आने वाले समय में दोनों ही पार्टियां, आपने पहले बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस की गिनती मत करिए, क्योंकि जमीन पर उनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। अच्छा, मायावती जी तो खुद इतना ज्यादा समाज को बांटने का काम करती है कि उनके तो नारे भी इसी किस्म के होते हैं, और इस चुनाव में मुझे तो वो अभी तक जमीन पर दिखाई नहीं दे। मेरे को देखिए टीवी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पूरे समय साथ साथ बोलने से कोई फायदा नहीं। एक सेकंड आप दोनों रुकिए, देखिए आप दोनों रुकिए, मेरा क्वेश्चन है बहुत बड़ा, मेरा क्वेश्चन है चारू जी, मेरा क्वेश्चन का जवाब मदन जी, मेरी बात ध्यान से। मदन जी मैं आज चाहता हूं कि आज मदन जी आप जमीनी आदमी है, मदन जी आप जमीनी व्यक्ति हैं, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। मदन जी, अगर लीगल फ्रेमवर्क तैयार होता है कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य कृष्ण मंदिर बनने का, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करने की बात होती है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे, हाँ या ना? देखिए, अगर लीगली तरीके से कोई चीज का निर्माण होता है तो उसके लिए कोई मना नहीं होता। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का रिपील चाहते हैं? देखिए, जहां तक निरस्तीकरण का सवाल है, वो कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो समय बताता है। हम लोग पहले से पहले घुमा फिरा के जवाब क्यों दे रहे हैं? हाँ या ना बोल दीजिए ना, आप सीधा हाँ या ना बोल दीजिए। आप लोग तो प्रयोग कर रहे हैं। चारू जी घुमा फिरा के जवाब मत दीजिएगा। स्टेट होम मिनिस्टर के रिजर्वेशन कब लेंगी आप? गरीब को छुपा रहे, आप भी सही से बता दीजिए चारू जी कि आप गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा कब लेंगी, आप बता दीजिए।
ये देखिए ऐसा है प्रदीप जी, आप देखिए जितने भी विपक्षी प्रवक्ता आते हैं रटी रटाई 4 लाइनें एक के बाद एक बोलते चले जाते हैं और एक ही डिबेट में 40 बार बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा बात करने के लिए इनके पास कोई तथ्य भरोसा ही नहीं है। मैं आप सभी को जनता को जवाब देना है तो सही बात है, यही मुद्दे उठाने हैं। किसानों पे नहीं, मेरे सवालों का देखिए, मैं एक चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी और मेरे राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जनता की बात करता हूँ, जनता की बात करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ जनता की बात करता हूँ। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, जैसे बिजली एक मुद्दा, जैसे अगर सिलेंडर का दाम एक मुद्दा है अगर आप उठाते, तो उसी तरीके अगर आप कहते हैं कि भाई वेलफेयर स्कीम्स ग्राउंड तक पहुंची जैसे चारू जी की पार्टी कहती है, लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ है जैसे चारू जी की पार्टी कहती है, बीएसपी कहती है कि नहीं ऐसा हुआ है, समाजवादी पार्टी कहती है कि महंगाई बढ़ी है, जब आप जो भी चुनावी नैरेटिव लगे, चक्रपाणी महाराज जी, हिंदुओं की भावना को डाइवर्जन नहीं कहा जा सकता। चक्रपाणी महाराज जी बिल्कुल प्रदीप जी, और मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी मैं केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करूंगा कि ट्वीट के माध्यम से परमिशन देने का काम करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है और उत्तर प्रदेश के मामला है कृष्ण मंदिर के लिए, अगर वहां कार सेवक जाना चाहते हैं, अगर वहां बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मुझे बहुत बड़ी बात बोली है। चारू जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि वो पत्र लिखने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी को कि परमिशन दी जाए, परमिशन दी जाए मथुरा को। क्या मथुरा एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देगा? चारू जी बेचारा केशव प्रसाद मौर्य जी रुक जाइए ना फैजान जी, इतना आपने फीलिंग आ रही है कि यहाँ गुड, यहाँ ये एक तो पता है ये जो आप मैंने चारू जी आ रहा हूँ, फैजान भाई आ रहा हूँ, फैजान भाई आ रहा हूँ, अपने स्तर पे अब कॉन्फिडेंस से कम होते हैं। ठीक है, सच्चाई ये है कि जब सरकार काम करती है, जिस तरीके से योगी जी काम करते हैं, वो सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और मैं तो इनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आज कम से कम आप इस लेवल पर आ गए हैं कि बोल रहे हैं, आप जाके सवाल पूछेंगे और आप जानते हैं आपके सवाल भी सुने जाएंगे, आपका साथ भी दिया जाएगा। जो बाकी लोग इस डिबेट में हमारे साथ बैठे हैं, ये तो हाँ या ना में सपोर्ट भी नहीं दे सकते हैं, सपोर्ट भी नहीं दे सकते। आप बहुत एक्सपीरियंस प्रवक्ता हैं चारू जी, आप बहुत एक्सपीरियंस प्रवक्ता हैं, फैजान जी आप भी बहुत एक्सपीरियंस प्रवक्ता हैं, और मदन जी आप भी एक्सपीरियंस लीडर हैं। मैं आप सभी को मैं जानता हूं, पर आप सबसे मैं वापस से सवाल पे आना चाहता हूं। फैजान जी, फैजान जी रुक जाइए, फैजान जी बिल का। अच्छा मदन जी क्या हो गया? मदन जी मेरी बात सुनिए, मदन जी मेरी बात सुनिए। आप क्यों घबरा रहे हैं इस मुद्दे से? मदन जी मुझे समझ, मैं घबरा नहीं रहे, नहीं मुझे लग रहा है क्या आप संवैधानिक और लीगल फॉर्म से अलग जाएंगे? अरे आप अपने मैनिफेस्टो में स्पष्टीकरण कर दीजिए, एक मैनिफेस्टो में लाइन लिख दीजिए कि संवैधानिक तरीके से हम कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में। मदन जी भाई देखिए एक बात, हम इनके कहने से क्यों पक्ष में रहे? हम अपने विवेक से काम करेंगे। इनका काम तो दूसरों को बहकाना है। जो किसानों ने शहादत दे दी 700 लोगों ने, और आज इनको समझ आया ये। मैं आप सभी को, ठीक है मदन जी, फैजान जी, चारू जी और चक्रपाणी महाराज, मैं वादा करता हूं कि मुकदमे को, हर मुकदमे को इसी तरीके से उठाते रहूंगा और आप चारों या इसी तरीके से आते रहे, क्योंकि जनता ने इस मुकदमे को नंबर 1 बना दिया है। चारू जी आप तो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है, आप भी जाइए, फैजान जी आप भी जाके देखिए, इतनी बड़ी बहस में आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। दोस्तों मेरे साथ सदगुरु रितेश्वर महाराज जी जुड़ने वाले हैं, पर इस वक्त दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने एक चीज पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करेंगे, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर, भव्य राम मंदिर बनने के पक्ष में जब निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये मेंशन किया था, जो मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट में है, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक्सेप्शन दिया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके प्रति भव्य कृष्ण मंदिर बनने की नीति क्या है, क्या रोड मैप है। मेरे साथ सदगुरु रितेश्वर महाराज जी जुड़ रहे हैं। रितेश्वर महाराज जी आप हमेशा सनातन को एक दिशा दिखाते हैं, मैं जानना चाहता हूं भव्य कृष्ण मंदिर बनने की दिशा क्या होगी स्वामी रितेश्वर महाराज जी? क्या सिर्फ ये चुनावों के पहले राजनीतिक दल इसको उठा रहे हैं? हिंदू आस्था चुनावों से सिर्फ जुड़ी हुई नहीं है रितेश्वर महाराज जी। ये चुनाव का विषय नहीं है, ये भारत राष्ट्र की आत्मा है। भगवान राम और भगवान कृष्ण
और मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और वहां उनका अवतार हुआ, ये किसी से पूछने की क्या जरूरत है। सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जानता है इस बात को। 492 साल लग गए राम मंदिर को लेने में। अगर वास्तव में भाईचारा होता, अपने लोग होते, तो कब के सुपुर्द कर दिए होते। और कृष्ण मंदिर भव्य बनने में वहां पर कृष्ण जन्मभूमि में बहुत देर नहीं लगेगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूं, क्योंकि भारतीय जनमानस जग चुका है। और भारतीय राष्ट्रवादी जो भी लोग हैं, मैं उनमें कुछ मुसलमानों को ही मानता हूं, बहुत सारे मुसलमान हैं जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको ये पता है कि उनके इबादत करने के तरीके अलग हैं, पर पूर्वज एक हैं, यहाँ पूर्वज एक हैं। और वो भी श्री कृष्ण मंदिर के लिए आगे आए। 492 साल में जो लिया गया और तलखी बनी है, ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो सामने आकर और भव्य श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण, जन्म स्थान का निर्माण पूरे राष्ट्रवादी सनातन संस्कृति के लोग और भारतवासी एक साथ करें, और ये होगा। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं होगा। मेरे साथ रितेश्वर महाराज जी, आपने दिशा दे दी तो मुझे लगता है कि अपने आप एक नीति आ जाएगी और एक रोड मैप आ जाएगा। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, मेरे साथ आप कुछ ही कम समय के लिए जुड़े, पर आपकी वाणी से निकले गए शब्द दिशा देते हैं सनातन भारत को। आप मेरे साथ जुड़े रितेश्वर महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मेरा हित है जनहित और सनातन का हित। 100वें एपिसोड में भी ये हित था, पहले एपिसोड में भी एक हित है और 1000वें एपिसोड में भी यही हित होगा। नमस्कार। इसको नंबर 1 मुकदमा बनाया ट्विटर पे, कू पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरी पूरी टीम की तरफ से।